नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कास्ट सेंसस के बारे में, जातीय जनगणना के बारे में। भारत सरकार, मोदी सरकार ने जो 2025 में जातिगत जनगणना होने वाली है, उसमें जातिगत जनगणना कराने का भी निर्णय लिया है। पिछली जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी और हर 10 साल पे जातिगत जनगणना सरकार आयोजित करती है। इस बार 2021 में जातिगत जनगणना होने वाली थी, लेकिन वो नहीं हो पाई क्योंकि उसमें कोविड था और इस वजह से अब 2025 में जातिगत जनगणना होगी। पहले सरकार 2021 में ही ये बोल चुकी है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन पिछले कुछ समय में 2024 के चुनाव के समय और उसके बाद जिस तरह विपक्षी पार्टियों, खासकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जो गठबंधन साथी हैं, नीतीश कुमार, और भी जो उनके साथी घटक दल हैं, वो सभी जातीय जनगणना के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे और एक जनमानस को तैयार कर रहे थे, जिससे सरकार ने अब जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया है। इसमें पहले जिस तरह सरकार इसको नहीं कराना चाह रही थी और मोदी गवर्नमेंट में कई ऐसे सारे फैसले हुए हैं जिसको सरकार ने पहले नकारा और उसके बाद उसको उसने किया। जैसे किसान बिल था, उसको सरकार ने वापस लिया काफ़ी विरोध प्रदर्शनों के बाद द्वारा। या भारतीय जनता पार्टी एनडीए गवर्नमेंट जब से आई है 2014 से कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो विपक्ष जिसको मुद्दा बना रहा था और उसको नरेंद्र मोदी जी ने सरकार का मास्टर स्ट्रोक बोलकर उस काम को किया है। तो उसी तरह जातिगत जनगणना भी करा रहे हैं। जातिगत जनगणना से हमारे समाज में, देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में जाति एक यथार्थ है। हजारों की संख्या में जातियां हैं और उन जातियों में वैमनस्य भी होता है। सवर्ण जातियां, सवर्ण, बैकवर्ड, एससी एसटी, और उनमें भी कई सारी उपजातियां होती हैं। इस जातिगत जनगणना कराने जो सरकारें नहीं करा रही थी, 2050 में ही सरकार की तरफ से 51 में कहा गया कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी, क्योंकि जातिगत जनगणना कराने से जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है या जो जाति आधारित राजनीतिक पार्टियां हैं वो गोलबंदी करेगी और समाज में और विघटन पैदा होगा। तो इसलिए सरकारें जातिगत जनगणना कराने से बच रही थी। सिर्फ एससी एसटी की ही गणना की जाती थी और उन्हीं को सार्वजनिक किया जाता है। सरकारों का ज़्यादा फोकस जो है आर्थिक और सामाजिक जनगणना पे ज़्यादा रहता था, उसी हिसाब से वो नीतियाँ बनाती थी। लेकिन अब सरकार जानकर जनगणना कराएगी। जनगणना कैसी होती है, जनगणना का इतिहास क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जनगणना जो है अंग्रेजों के ज़माने से हो रही है। 1872 में पहली जनगणना हुई थी और उसके बाद फिर 1881 में लगातार हर 10 सालों पे जनगणना आयोजित की जाती है। 1931 में जनगणना कराई गई अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें जातियों की भी गणना की गई। और जब देश आज़ाद हुआ तो 1951 तक जो जनगणनाएँ होती थी उसमें जातियों की भी गणना होती थी। उसके बाद उसकी 1951 के बाद जातिगत जनगणना बंद हो गई। सिर्फ एससी एसटी को ही डाटा को सार्वजनिक किया जाता था और सरकारों का ये फोकस रहता था कि जो जनगणना है वो आर्थिक और सामाजिक दायरे के अंदर ही किया जाए। लेकिन अब जातिगत जनगणना कराने का सरकार ने वादा किया है और 2025 में जो जनगणना होगी उसमें जातियों की गणना होगी। जातियां हैं, चाहे सवर्ण हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो या एसटी एसटी हो,
उनमें हजारों की संख्या में जातियां हैं, उपजातियां हैं। और इस जातिगत जनगणना के बाद जो हमारे देश में जो प्रभाव पड़ेगा, ये आगे चल के ये लड़ाई जो है आरक्षण पे आएगी और राजनीतिक गोलबंदी इस पे ज़्यादा होगी। क्योंकि भारत में 2-3 पार्टियों को छोड़कर, या वो भी जो है सोशल इंजीनियरिंग करती हैं, जातियों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं, बाकी सारी राजनीतिक पार्टियां जातीय और संप्रदाय को लेकर राजनीति करती हैं। जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, उसके बाद जब उसके आंकड़े आएंगे तो एक विस्तृत और ऑथेंटिक डाटा होगा सरकार के पास, और उस हिसाब से सरकारें तो कौन सी जाति में, या जैसे ओबीसी है तो उसमें कौन सी जातियां दबंग जातियां हैं, या जिसने आरक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया है, या कौन सी ऐसी जाति हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उस हिसाब से नीतियां बनाएंगे, उसका कार्यक्रम बनाएंगे, उस हिसाब से कैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से बदलाव हो उन जातियों का, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उन जातियों जिनको आरक्षण का फ़ायदा नहीं मिला है, जिनके विकास का समुचित लाभ नहीं मिला है, उनको गोलबंद करेंगी और समाज में और जातियों को लेकर और वैमनस्य बढ़ेगा। तो जातियों को भारतीय समाज की एक व्यापक तस्वीर जातिगत जनगणना से भी प्रदान होगी। जाति भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है जो सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतिशीलता को प्रभावित करती हैं। जातिगत जनगणना भारतीय समाज की विविधता की एक व्यापक तस्वीर प्रदान कर सकती है, जो सामाजिक ताने बाने और विभिन्न जातीय समूहों के बीच परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालेगी। जातिगत जनगणना जो हमारे संवैधानिक अधिदेश में भी है, भारत का संविधान भी जातिगत जनगणना कराने का आयोजित करने का पक्षधर है। अनुच्छेद 340 सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशा की जांच करने और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में सिफारिशें करने का भी के लिए आयोग की नियुक्त करता है। जातियों को जब जातिगत जनगणना होगी तो जातियों को परिभाषित करना भी एक कठिन कार्य होगा। जातियों को परिभाषित करना एक जटिल कार्य होगा, क्योंकि भारत में हजारों जातियां हैं और उपजातियां हैं। जाति जनगणना के लिए जातियों को स्पष्ट परिभाषा की उपजातियों आवश्यकता है, जो आसान कार्य नहीं होगा, क्योंकि हर जाति है फिर उपजाति है। जैसे पहले जो जनगणना होती थी उसमें अगर कोई हिंदू है तो वो, मान लो मैं हूँ, तो मैं अपने कॉलम में हिंदू लिखता और क्षत्रिय अपनी जाति के हिसाब से क्षत्रिय लिखता है। लेकिन अब ओबीसी में जैसे कोई ओबीसी है तो पहले वो हिंदू लिखता, फिर वो लिखता पिछड़ा वर्ग। अब उस पिछड़े वर्ग में भी यादव हैं, पटेल हैं, चौधरी हैं, या और कौन सी बहुत सारी जातियां हैं, वो उनको उसका भी कॉलम बनाना पड़ेगा और उनका अलग अलग डाटा विस्तृत करना पड़ेगा। तो इससे जातियों के बारे में तो पता लग जाएगा कि भारत में कितनी सारी जातियां हैं। और जैसे आज के समय में भाई कई सारी ऐसी जातियां हैं जो सवर्ण जातियां हैं जो ओबीसी में जाना चाहती हैं, या ओबीसी की बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो एससी एसटी में जाना चाहती हैं। तो इस जातिगत जनगणना से हमारे समाज में और विकृति पैदा होगी और ज़्यादा विरोधाभास पैदा होगा, क्योंकि जो जातियां आरक्षण का, विकास का अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया है, उसमें वर्गीकरण होगा। जैसे बिहार में नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने दलित और महादलित का वर्गीकरण किया है, या पिछड़ा अति पिछड़ा का वर्गीकरण किया है। तो ये हर राज्य में देखने को मिलेगा और हर पार्टी ये करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सबको अपना वोट बैंक दिखेगा और इससे हमारे समाज में और विघटन पैदा होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर इस जातिगत जनगणना को सही रूप में लिया जाए तो सरकारें, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनमें अभी विकास की लौ उन तक नहीं पहुंची है या वो विकास से अछूते हैं, तो उनके लिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको भी सरकारें उनके हिसाब से
नीतियाँ बना सकेंगी, कार्यक्रम चला सकेंगी। लेकिन अगर आरक्षण में वर्गीकरण होगा तो जो दबंग जातियां हैं, जो आरक्षण का और विकास का अभी तक लाभ ले रही हैं, वो गोलबंद होंगी। जो पिछड़ी अपने समाज की अति पिछड़ी जातियां हैं वो गोलबंद होंगी। इससे समाज में और जो है परस्पर विभेद पैदा होगा। तो इन सब मतलब तर्क में यह है कि अगर इसका लाभ क्या होगा, तो इसका लाभ ये होगा कि हमारे देश में एक आर्थिक और सामाजिक क्या स्थिति है जातियों की, उसको पता लगेगा। कितनी जातियां हैं, कितनी उपजातियां हैं, कौन सी जातियों में क्या शिक्षा का क्या स्तर है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनका सामाजिक स्तर कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा। लेकिन वहीं पर इसका हानि ये होगी कि राजनीतिक पार्टियां अपने खेल से बाज नहीं आएंगी। जैसे मंडल आयोग के बाद मंडल और कमंडल की राजनीति स्टार्ट हुई और बहुत सी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो जात के ऊपर ही अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती हैं, तो उनके लिए एक अवसर होगा। और बहुत से ऐसी राजनीतिक पार्टियां उत्पन्न हो सकती हैं जो अपनी अपनी जातियों को लेकर आगे बढ़ेंगी, अपने अपने आंदोलन स्टार्ट करेंगी कि उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। और ये कहीं ना कहीं आगे चल के ये जो जातिगत जनगणना है ये आरक्षण पे ही आएगा, क्योंकि जो सरकार तो इसको प्रचारित करेगी कि हमने ये मास्टर स्ट्रोक है, हमने अच्छा काम किया है, मतलब सभी जातियों की गणना होगी, उसके हिसाब से कार्यक्रम बनाएंगे और जो दबे कुचले लोग हैं उनको विकास की धारा में लाएंगे। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनको सत्ता में आना है, वो किसी न किसी तरह जो वैसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उनको भड़काएंगी, या फिर जिनको आरक्षण का अभी तक लाभ मिल रहा है, जो मलाई खा रहे हैं, उनको भड़काएंगे तुम्हारा आरक्षण जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समाज में विघटन भी पैदा कर सकता है। लेकिन 2025 में जो जनगणना होने जा रही है उसमें जातिगत जनगणना कराएगी सरकार, और उसके बाद इसकी जो रिपोर्ट आएगी, विस्तृत रिपोर्ट आएगी, उससे देश को ये पता लगेगा कि देश में कितनी जातियां हैं, कौन सी जाति की क्या आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, और फिर आगे इस पर आरक्षण, उनके लिए कार्यक्रम, उनके लिए विकास को कैसे उसको विकास की धारा में लाया जाए, इस पर काम होगा। और इसके बाद परिसीमन भी होना है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या भी बढ़नी है 2029 या 29 के बाद, क्योंकि परिसीमन होना है। हर जनगणना के बाद परिसीमन होता है। काफ़ी समय से लोकसभा या विधानसभाओं की सीटों की संख्या नहीं बढ़ी है, जनसंख्या हमारी निरंतर बढ़ रही है, तो उस हिसाब से परिसीमन भी होगा। तो इसमें जैसे SC ST की सीटें रिजर्व होती हैं, तो अन्य जातियों जैसे OBC की जातियों की ये मांग है कि हमारे लिए भी, OBCयों के लिए भी, अति पिछड़ा के लिए भी, पिछड़े वर्ग के लिए सीटों का निर्धारण हो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। तो ये सब चीज़ें आगे जो है जनगणना के बाद ये सब मांगे उठेंगी, और इसको कैसे सरकारें या राजनीतिक पार्टियां इसको कैसे मुद्दा बनाएंगी, इसको कैसे सॉल्व करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है वेदांता GS एकेडमी। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।